नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज उसी कड़ी में अगला प्रश्न होगा, भारतीय संसद को लोकतंत्र के मंत्री के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है, आलोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपके दिमाग में आंसर फ्रेमिंग के लिए ये जो 3 पार्ट मैं आपको डेली बताता हूँ, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और उसके बाद से कंक्लूजन पार्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में, तो यहाँ पे आप परिचय में यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है अभी भी देख पा रहे हैं लगभग 7 दशक से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी शानदार तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बातों के माध्यम से आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बॉडी पार्ट में जो की वर्ड है आपको अंडरलाइन करना है कि विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है। किसमें? लोकतंत्र को मंदिर बनाने में विभिन्न सुधारों की आवश्यकता है। और फिर कह रहा है कि उसका आलोचनात्मक रूप से यहाँ पे चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे कोशिश ये करना है कि सबसे पहले जो आलोचना जो की जाती है, इस आलोचना को सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं, जो भी इसकी आलोचना की जाती है, आखिर किन किन संदर्भों में की जाती है। फिर उसी आलोचना को या फिर उसको सुधार के माध्यम से आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड जो यहाँ पे पैराग्राफ में आएगा, आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण, और उसके बाद से संसद के प्रभावी कार्य के लिए जो भी आवश्यक सुधार होगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी समस्या है, सपोज करिए कि यहाँ समस्या है, आलोचना करेंगे तो कुछ न कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है तो इसी प्रॉब्लम को क्रिएट यहाँ पे कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। लेकिन वो जो समस्याएं हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका सुधार करने से नहीं होगा, बाकी आगे भी कुछ बहुत सारे जो कह सकते हैं कि सुधार की यहाँ पे ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, जो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से लास्ट में चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल आपका निष्कर्ष होगा। वर्तमान में संसदीय पक्षों को आपको प्रभावी दिखाने की कोशिश करना है, हालांकि आप संसद को कुछ यहाँ पे सुझाव भी दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिचय। अब यहाँ पे परिचय में सिंपल तरीके से, ठीक है, आपको बताने की कोशिश करना है कि देखिए भारत में जो लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र अगर देखा जाए तो भारत जब से आज़ाद हुआ है, आज़ाद के बाद से अभी देखा जाए तो 7वां दशक से ऊपर हो चुका है, 7वां दशक से ऊपर हो चुका है। और अभी भी देखेंगे तो लोकतंत्र भी बरकरार है। और लोकतंत्र को बरकरार करने में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है भारत का संसद, भारत का संसद, जो कि दोनों ही तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इसका अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे संसद की जो लचीलापन या फिर यहाँ पे संविधान की लचीलता, या फिर आप कह सकते हैं कि संसद का जो भी यहाँ पे कार्यशैली, कार्य जो पद्धति है, इसी की वजह से ये लोकतंत्र या फिर भारत की जो भी संसदीय व्यवस्था है या फिर इस व्यवस्था के तहत कई सारी जो संस्थाएं हैं, ये पूरी तरीके से टिकी हुई है। हालांकि आपको ये भी इशारा कर देना है, चूँकि आलोचनात्मक परीक्षण है तो आपको थोड़ा बहुत इशारा कर देना है कि अगर हाल के वर्षों में देखा जाए तो संसद पे कई सारा आरोप यहाँ पे लगता हुआ भी हमें नज़र आता है। जैसे कि संसद के पतन की बात कर ले, हम लोग संसद के पतन की बात कर ले, संसद के मूल्यों का ह्रास की बात कर ले, मूल्यों का यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ह्रास हो रहा है। अब जैसे, ठीक है, जो बहस है, आप लोग देखते होंगे कि पहले से जो बहस का जो स्तर है काफ़ी गिर चुका है। इसके अलावा संसद में जो यहाँ पे एक डिसिप्लिन, जो एक आचरण जो होना चाहिए, उसमें भी काफ़ी यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है संसद में, जो भी सदस्य होते हैं, उनकी जो भागीदारी है देखेंगे तो डे टू डे, ठीक है, यहाँ पे गिरती हुई नज़र आ रही है। जब भी कोई यहाँ पे
बैठक होती है तो उसमें सदस्यों की जो गिरती हुई संख्या जो होती है, ऐसे बहुत सारे जो कारण है जो कहीं न कहीं जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ठीक है पूछा जा रहा है कि भारत का जो संसद है लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये मंदिर के रूप में स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। अभी भी ये बहुत सारा जो चैलेंज है, बहुत सारा जो चैलेंज है, इसे पूरा करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो बिल्कुल इतना अगर आप आंसर ठीक है लिख देते हैं तो आपकी प्रभावशाली भूमिका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण। अब इसमें कुल मिला के 4 आलोचनात्मक परीक्षण है। इसमें से अगर 2-3 भी आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसा नहीं है 4 ही होगा, आप और भी अपने से भी एराइज कर सकते हैं, लेकिन 4 के अंतर्गत पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण, यहाँ पे एक जो रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन के द्वारा रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, जिसका नाम है एडीआर। एडीआर इसका मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 1999 में यह अस्तित्व में आया था और इसका उद्देश्य ही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ही है चुनाव हो गया और जो भी यहाँ पे राजनीति हो गया, चुनाव राजनीति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ठीक है जो रिपोर्ट होगा या फिर इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे प्रसार करना, प्रचारित करना, ताकि यहाँ पे इन दोनों में सुधार लाया जा सके, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए। अभी एडीआर की हालिया जो रिपोर्ट है, एडीआर की जो हालिया जो रिपोर्ट है, इसने बताया हुआ इस रिपोर्ट में कि 2009 से लेके अगर हम लोग बात करें वर्तमान तक तो 2009 में अगर देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास, ध्यान रखिएगा, 15% के आसपास वैसे सांसदों की संख्या थी जिनमें किसी न किसी प्रकार की ठीक है कानूनी कार्रवाई यहाँ पे हो रही थी। लेकिन वहीं वर्तमान तक आते आते ये जो परसेंटेज काफ़ी बढ़ चुका है, 19% यहाँ पे हो चुका है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो सिंपल सा मतलब है कि वैसे जो सांसदों की संख्या यहाँ पे अधिक बढ़ रही है जिनके खिलाफ ऑलरेडी कोई न कोई यहाँ पे आपराधिक मुकदमा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ पे चल रही है। ऐसे हर एक पार्टी के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इससे क्या हो रहा है खुद सोचिए यहाँ पे, ठीक है, 15% से 19% बढ़ रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, तो लोकतांत्रिक विषयों का जो मुद्दा होना चाहिए, सपोज करिए कि संसद में जो भी यहाँ पे लोकतांत्रिक जो विषय हैं ये मुद्दा रह ही नहीं जाता, इस पर बहुत अधिक डिस्कशन होता ही नहीं है। और जो भी यहाँ पे चर्चा है या फिर बहस है या फिर यहाँ पे असहमति का दौर है, इन तीनों ही रूपों में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे पक्ष और विपक्ष, आरोप और प्रत्यय यही सब लगाते रह जाते हैं। माने होता है ना, पर्सनल अटैक यहाँ पे अधिक होगा, ना कि यहाँ पे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं या फिर लोकतांत्रिक योजनाएं हैं, कोई भी ठीक है स्कीम है, उसको पूरी तरीके से ना कि इम्प्लीमेंट करने का प्रयास। तो समस्या है यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण होने से। उसके बाद नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून। ध्यान रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून। अब यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून का सिंपल सा यहाँ पे मतलब है, इसे बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जो भी यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पे कोई भी एमपी हो या फिर कोई भी यहाँ पे एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, कोई भी एमएलए हो, अगर ये अपने दल की सदस्यता का परित्याग कर देते हैं, अगर ये अपने दल की सदस्यता का यहाँ पे परित्याग कर देते हैं तो फिर उनकी, ध्यान रखिएगा, सदस्यता जो है यहाँ पे रद्द मानी जाती है। और ये रद्द करने का जो अधिकार है, ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया है, तो यहाँ पे अध्यक्ष, स्पीकर या फिर राज्यसभा में सभापति को दिया गया है। दल बदल की जो चर्चा मिलती है अनुसूची
10 में पूरा पूरा विस्तार से इसमें बतलाया गया है। लेकिन समस्या क्या है कि अभी भी इसके प्रावधानों को बहुत अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है। जो भी प्रावधान है अभी ये ठीक है बहुत अधिक स्पष्ट यहाँ पे नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो भी एमपी है या फिर एमएलए की अयोग्यता को लेके अगर देखा जाए तो साफ साफ बताया गया है कि केवल इसकी जो अयोग्यता है जो निर्धारित करेगा वो यहाँ पे स्पीकर हो जाएगा या फिर यहाँ पे सभापति हो जाएगा। स्पीकर या सभापति के द्वारा केवल और केवल यहाँ पे किया जाएगा। अब इससे क्या होता है, तो ये जो भी स्पीकर और सभापति है, देखिए किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं, किसी न किसी ये राजनीतिक दल के होते हैं, और इसीलिए इन पे यह आरोप भी लगता है कि ये दलगत राजनीति का इनके द्वारा शिकार कर लिया जाता है, या फिर पार्टी का जो भी दबाव होता है इन पे, जिस किसी भी पार्टी के होते हैं, फिर वो पार्टी के दबाव में आके फैसला देने लगते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको हाल ही में देखने के लिए मिला था, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। महाराष्ट्र में किस प्रकार से राजनीतिक संकट आया था, वहाँ पे बहुत सारे जो विधायक थे उनकी सदस्यता को ठीक है रद्द यहाँ पे कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे स्पीकर का जो निर्णय है, ध्यान से देखते चलिए, जो भी स्पीकर का जो निर्णय है क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वीक्षा, ठीक है, न्यायिक समझ रहे हैं ना, यहाँ पे समीक्षा यहाँ पे हो सकता है। तो यह बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न का ठीक है मतलब कह सकते हैं कि डिबेटेबल ये भी इशू हो जाता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को लेके माना जाता है कि जो यहाँ पे कार्यपालिका होगा, कार्यपालिका में इस चीज़ यहाँ पे लगाया जाता है, कार्यपालिका में लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसको विस्तार करने का भी प्रयास किया जाता है, विधायिका के तरफ भी मोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके वजह से ठीक है फिर मामला आ जाता है। संसद के द्वारा बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है किसी न किसी प्रकार से अपने अधिकारों का हनन कर रहा है, जो पावर ऑफ सेपरेशन का जो ठीक है कॉन्सेप्ट है उसको ये ठीक है अवहेलना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पे जब जुडिशरी के द्वारा जब यहाँ पे उल्लंघन किया जाता है तो पूरी तरीके से ठीक है एक दखल अंदाजी के रूप में भी इसे माना जाता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे समस्या आपको देखने के लिए मिलती ही मिलती है। इसीलिए एक इसका अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है कि इसका ठीक है जो न्यायपालिका है उसके द्वारा ना देखा जाए। अगर इसको सोचिए चुनाव आयोग के पास इसका लास्ट जो डिसीजन है चुनाव आयोग के पास चला जाए तो बहुत हद तक जो समस्याएं यहाँ पे दूर हो सकती है। उसके बाद से दूसरी यहाँ पे समस्या होती है, देखिए पीठासीन अधिकारी को लेके। पीठासीन अधिकारी को लेके अब आपको पता होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी होता कौन है। देखिए पीठासीन अधिकारी, चाहे हम लोग बात कर ले लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर जो भी विधानसभा विधान परिषद, वहाँ पे जो आप देखते होंगे एकदम बाहुबली टाइप का जो चेयर लगा रहता है, ठीक है, उसी चेयर में ठीक है जो भी व्यक्ति बैठता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। जैसे अध्यक्ष भी हो सकता है, डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है, डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है, सभापति भी हो सकता है, या फिर इन दोनों या तीनों का अनुपस्थिति में कोई थर्ड पर्सन भी अगर आके बैठता है तो वही पीठासीन अधिकारी होता है। अर्थात वह सदन की कार्यवाही की पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। ध्यान रखिएगा, रेगुलेट करता है। देखते होंगे ठीक है बीच में अगर कोई मतलब समय से अधिक बोलता है या फिर जो भी अवांछित चीज़ें बोलता है तो उसको रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या के कारण है पीठासीन अधिकारी, और इसका जो कार्य है पूरी तरीके से सदन को नियंत्रित करना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और ये भी पीठासीन जो अधिकारी होता है दलगत राजनीति का शिकार हो जाता है, अर्थात अपने लोगों को बोलने देना और विपक्ष के लोगों को पूरी तरीके से चुप करा देना। पीठासीन अधिकारी एक और होता है, ठीक है, जहाँ तक मेरी समझ है, ठीक है, बुद्ध का जो कह सकते हैं ना, जब होता है ना चुनाव होता है तो बुद्ध का जो मालिक होता है, बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पीठासीन अधिकारी वहाँ भी होता है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र में गिरावट। प्रतिनिधि लोकतंत्र में गिरावट, इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, भारत का जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है, भारत का जो चुनाव है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है जिसको बोला जाता है पहले खंभा छूने की पद्धति, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। इसका मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिले, जिसको सबसे अधिक वोट मिले वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा।
वही यहाँ पे सबसे ठीक है विनर हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सपोज करिए यहाँ पे अगर 100% यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा 100% यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, हालांकि होता नहीं है 100% कभी भी वोट नहीं होता है, 55-60% हो जाए तो बहुत अच्छा वोटिंग माना जाता है। सपोज कर लिए यहाँ पे अगर 100% हो रहा है और 100% में यहाँ पे जितनी भी सपोज करिए कि 3-4 पार्टी है, किसी को 30% मिला, किसी को 20% मिला, किसी को 35% मिला, ठीक है कितना हो जाएगा 30-30-60 65 20-85, किसी को 15% मिला। तो ऐसे में क्या होगा, तो ये 35% जिसको वोट मिला हुआ है यही क्या हो जाएगा विनर हो जाएगा, यही यहाँ पे विनर हो जाएगा। अब यही समस्या का कारण है, देखेंगे अमेरिकी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पे हर हाल में ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हर हाल में 50% + 1 यहाँ पे आना ही चाहिए, अर्थात 51% वहाँ पे वोट आना ही चाहिए टोटल जितना भी ठीक है बहुमत जो वोट जो गिरा हुआ है उसका। लेकिन भारत में ऐसा क्या है, नहीं है। अब यहाँ समस्या क्या होती है कि जो आप समझिए कि 30% वाले को वोट दिया है, इसने क्या मैनिफेस्टो जारी किया था, 20% वाले ने क्या मैनिफेस्टो जारी किया था। तो यहाँ पे जो समस्या होती है फिर एक लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे विनर व्यक्ति है, जो भी यहाँ पे जीत के जाता है, उसको लगता है कि जिसको मैंने ठीक है मैंने जिसको मतलब जिन लोगों ने मुझे चुना हुआ है मैं उसी के ठीक है हितों के लिए मैं कार्य करूंगा। और यही समस्या देखिए, वोट दिया जाता है ना, वोटिंग राइट से यहाँ पे बिल्कुल गुप्त मतदान होता है, आप ये नहीं जान सकते हैं कि कौन मुझे वोट दे रहा है कौन मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत सारा कारण होता है, जातिगत कारण, धार्मिक कारण, जिसके वजह से समस्या पैदा होने लगती है। और यही समस्या आपको सबसे बड़ा जो देखने के लिए मिलता है अल्पसंख्यकों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों के प्रति चूंकि ठीक है समस्या इनके साथ यहाँ पे होती ही होती है, या फिर यहाँ पे जो भी जातिवादी जो प्रतिनिधि है, जातिवादी प्रतिनिधि, इनके प्रति भी यहाँ पे होता ही होता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, स्क्रूटनी यहाँ पे कम करना, स्क्रूटनी कम करना। अब इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए यहाँ पे संसद के कार्यों को बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए समय समय पे देखिए कई सारी समितियों का यहाँ पे गठन भी किया गया है। इसी में यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट समिति है, जैसे कि अस्थाई समिति। अस्थाई समिति नाम ही है यहाँ पे क्या है, अस्थाई समिति। माना जाता है कि 1993 में यह अस्तित्व में आया। और इस अस्थाई समिति को देखेंगे तो प्रत्येक विभाग के लिए बनाया गया, प्रत्येक विभाग के लिए। अब जो भी यहाँ पे अलग अलग मंत्रालय हैं, सपोज करिए शिक्षा मंत्रालय के लिए अलग हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग यहाँ पे समिति बनाई गई है। कारण क्या है, कारण सिंपल सा है इसका कि संसद सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। संसद जो है सफलतापूर्वक अपने जो कर्तव्यों का पालन कर सके। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कोई भी देखिए विधेयक है, कोई भी विधेयक अगर ठीक है सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पे सदन में क्या होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। अगर मामला गंभीर है, यहाँ पे बहस चर्चा के तहत यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है कि विधेयक को पास किया जाए नहीं किया जाए, या फिर बहुत सारे जो उसके एस्पेक्ट है, पूरा जो होता है ना 360 डिग्री का जो एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसका ठीक है मतलब सकारात्मक होगा नकारात्मक होगा। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करने के लिए किसी भी यहाँ पे समिति के पास यहाँ पे भेज दिया जाता है कि समिति पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी, समय लेगी 6 महीना साल भर का। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपेगी उस रिपोर्ट पे फिर से बहस चर्चा होगी और फिर से उस विधेयक को पारित किया जाएगा या फिर उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो समितियों को यहाँ पे बाईपास कर दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है, समझ रहे हैं, बाईपास यहाँ पे कर दिया जाता है। अब यही समस्या का कारण है यहाँ पे, अगर इन समितियों को बाईपास ही कर दिया जाएगा तो फिर इन समितियों को बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे। और ये बाईपास कब होता है, जनरली हम लोग देखते हैं तो बहुमत के सरकार में,
बहुमत के जब भी यहाँ पे सरकार होता है तो इसको बाईपास कर दिया जाता है बिना किसी चर्चा का, बिना किसी चर्चा का यहाँ पे, ठीक है, मतलब समितियों को सौंपे बिना ही यहाँ पे संसद में कानून पारित कर दिया जाता है, कानून पारित कर दिया जाता है। इसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है देखेंगे, ठीक है, तो जो किसान बिल था किस तरीके से उसको एक झटके में यहाँ पे पारित कर लिया गया, आखिर किसान बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कानून देखने के लिए मिल जाएंगे, खासकर जब बहुमत की सरकार होती है तो उसमें समस्या आती ही आती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं संसद के प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक सुधार। कौन कौन सा आवश्यक सुधार होना चाहिए? तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो समस्या है उन समस्याओं को सुधार दीजिए तो अपने आप सिस्टम सही तरीके से कार्य करने लगेगा। जैसे कि इसमें मैंने 10 सुधारों को शामिल किया हुआ है। इन 10 सुधारों को कोशिश कीजिए मैक्सिमम सुधारों का आप लोग एग्जाम में लिख के आएँ। जैसे कि नंबर 1 है राजनीति में अपराधियों की भागीदारी को कम करना। बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी बजाते ही बजाते रहता है, और इसमें जनता की भी उतनी ही, ध्यान रखिएगा, दोष है। अभी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे राजनीति में अपराधियों की भागीदारी के लिए यहाँ पे कितने बार अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो समस्या होती ही होती है कि कोई भी अगर MP है, MLA है, तो भाई वो आपराधिक मामलों में संलिप्त है तो क्लियर कब होगा? जब मामला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट ही में तो यहाँ पे, ठीक है, उसको गिल्टी करार दिया जाएगा, गिल्टी नहीं करार दिया जाएगा। समस्या है कि नहीं है? लेकिन समस्या क्या है इसमें? कोर्ट की। और इन लोगों के लिए यहाँ पे होता है विशेष अदालत, विशेष अदालत। अब इस विशेष अदालत को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया है कि इन विशेष अदालतों की जो संख्या है बढ़ाई जाए, संख्या बढ़ाई जाए। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो, ठीक है, जो भी जज है यहाँ पे उनका भी जो वेतन है, ठीक है, संसद से ही जाता है। खुद आप सोच के देखिए, तब ये अपने से तो बना नहीं सकते हैं। तो विशेष अदालतों की संख्या यहाँ पे बढ़ाया जाए। ये संख्या बढ़ेगी तभी तो जाके 1 वर्ष के अंदर, माने इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का, अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो 1 वर्ष के अंदर जितना भी मुकदमा निलंबित है राजनेताओं से संबंधित, उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वो दोषी है या फिर वो दोषी नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन वर्तमान में अभी देखेंगे टोटल तो 12 विशेष अदालत है जिसमें मात्र 7 ही कार्य कर रहा है, 7 ही कार्य कर रहा है। अब ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है यहाँ पे संसद, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि वो इनकी संख्या को बढ़ा नहीं रही है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे इमीडिएट उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब कि जो विशेष अदालत की संख्या यहाँ पे हर हाल में बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आप बता सकते हैं कि देखिए, जब भी यहाँ पे चुनाव होता है या फिर जो भी यहाँ पे राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने के लिए, राजनीति में धन के प्रभाव को कम करने के लिए एक अच्छा आप सुझाव दे सकते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करना चाहिए। अभी देखिए गवर्नमेंट ने कितना चालाकी से चुनावी जो बॉन्ड लाया, उसके जरिए यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। अब उसका डेटा अगर RBI के पास जा रहा है तो RBI तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। अगर राष्ट्रीय चुनाव कोष यहाँ पे स्थापित हो जाएगा तो इसमें कितना डोनेशन आ रहा है, कितना इसमें चंदा आ रहा है और इसमें कितना यहाँ पे खर्च किया जा रहा है, खासकर चुनाव में, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या का कारण है यहाँ पे पीपल, जो भी यहाँ पे भारत के जो नागरिक हैं, इनको भी समझना चाहिए कि अगर कोई भी, अगर इनका जो प्रतिनिधि है, ध्यान रखिएगा, अगर वो इनके, ठीक है, क्रियाकलापों पे खरा नहीं उतर रहा है, अगर वो इनके दायित्वों पे खरा नहीं उतर रहा है, तो फिर वैसे प्रतिनिधि को ये लोग वोट ही नहीं दे। और इसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों को धर्म और जाति से ऊपर उठ के वोट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है दल बदल विरोधी, ध्यान रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा। देखिए इसमें एक आता है व्हिप का प्रयोग,
अब व्हीप के प्रयोग को लेके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मतलब विस्टल शब्द से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से यहाँ पे लिया गया है। तो व्हीप का प्रयोग माना जाता है यहाँ पे कि इसको बहुत ही सीमित करने की ज़रूरत है। केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव में इसका प्रयोग करना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है, केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव में इसका प्रयोग करना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव लाया कब जाता है, तो जो भी विपक्ष है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको, ठीक है, गिराने के लिए यहाँ पे इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। इसमें स्पीकर को लिखित 50 जो भी सदस्य होते हैं उनका साइन होना जरूरी होता है, लिखित आपको, ठीक है, स्पीकर को देना होगा। फिर उसके बाद से बहुमत की प्रक्रिया एक निश्चित डेट में शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि रियल में ये जो गवर्नमेंट है पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे देखिए व्हिप में भारत में क्या होता है अभी, तो जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल जो पार्टी है पार्टी लाइन को फॉलो करने के लिए बोलती है, पार्टी लाइन को फॉलो करने के लिए बोलती है, पार्टी लाइन को फॉलो करने के लिए बोलती है। और ये हमेशा बोलती है जैसे कि पार्टी, ध्यान रखिएगा, जो भी पार्टी के सदस्य हैं इनको महत्वपूर्ण वोट के लिए पार्टी के द्वारा एक पार्टी लाइन जारी कर दिया जाता है कि इसी पे वोट देना है, हाँ या फिर ना में देना है। ठीक है, ये पहले से यहाँ पे डिसाइड होता है। या फिर जो भी विशेष तरीके से मतदान करना है, तो वैसे यहाँ पे व्हिप जारी यहाँ पे किया जाता है। ध्यान रखिएगा, व्हिप जारी किया जाता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या का क्या है, कारण है। इसकी समीक्षा करना चाहिए दल बदल विरोध कानून के लिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो जब ये सारा चीज़ हो जाता है तो जो अंतिम जो निर्णय होता है, जैसे मैंने तभी आपको बताया भी था, अंतिम जो निर्णय जो होता है वो यहाँ पे स्पीकर या सभापति के ऊपर यहाँ पे होता है। तो वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा आप निष्पक्ष फैसला का उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सजेशन दे सकते हैं कि इसका जो अंतिम जो निर्णय है यहाँ पे चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी समीक्षा यहाँ पे जरूरी है। तीसरा है यहाँ पे सभा पटल पर समिति के अनुशंसा की चर्चा, सभा पटल पर समिति के अनुशंसा की चर्चा। अब बहुत सारी समितियां हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण समितियों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण समितियों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि वित्तीय समिति। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण समिति मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण समिति। ठीक है, बहुत सारी समितियां हैं, वित्तीय समिति और महत्वपूर्ण समिति। देखिए, अब इन समितियों के द्वारा यहाँ पे जो भी रिपोर्ट सौंपा जाता है, अब जरूरी क्या है कि इस रिपोर्ट की यहाँ पे क्या करना, चर्चा करना, सदन में चर्चा करना। उसी के अनुसार से अब कोई भी विधेयक है उसमें यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है या फिर इसे निरस्त किया जा सकता है। और यहाँ पे अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए इसका जनता के हित में होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, या फिर लोकतंत्र में जो भी मौजूद नागरिक है उनके, ठीक है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा बाईपास करने की कोशिश की जाती है बहुमत के सरकार में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभा पटल पर समिति के अनुशंसा की चर्चा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है विधायी प्रभाव का आकलन करने के लिए। अब ये भी बिल्कुल यहाँ पे सिंपल चीज़ है। विधायी यहाँ पे मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो भी विधेयक है, इस विधेयक को कानून बनाने के लिए जो भी बीच का जो, ठीक है, प्रोसीजर है उसको भली भांति इसको, ठीक है, फुलफिल करना होगा। सपोज करिए अब जो भी विधेयक है उसका उद्देश्य क्या है, अगर कोई विधेयक है तो उसका क्रियान्वयन यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा, या फिर उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मूल्यांकन हर एक स्तर पे,
चाहे हम लोग सोशल की बात कर ले, इकोनॉमिक, या फिर इन्वायरमेंटल, या फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरीके से उस विधेयक का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके उद्देश्यों को जांचना चाहिए, क्रियान्वयन यहाँ पे करना चाहिए कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तभी जाके वो लोकतंत्र के मंदिर के रूप में वो जो कानून है कार्य यहाँ पे कर पाएगा। अदरवाइज हमेशा वहाँ पे मिसयूज की समस्या बनी रहेगी या फिर बहुत सारी समस्याएं आने का यहाँ पे कारण रहता ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है योजना कानून और उसकी गुणवत्ता में सुधार। अब देखिए इसमें होता क्या है योजना कानून को लेकर, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो स्कीम है, स्कीम ले लीजिए या फिर में हम बात कर लें यहाँ पे विधेयक की बात कर ले, होता क्या है ना, आनन फानन में, इसी को बोला जाता है जल्दीबाजी में तैयार करना, जल्दीबाजी में तैयार करना। और जल्दीबाजी में तैयार करने से आपको पता ही है कि जो इसका फुलफिल अभी मैंने बताया, अभी जो भी इसका उद्देश्य है, क्रियान्वयन है, इसका मूल्यांकन सही से यहाँ पे हो नहीं पाता है। और जल्दीबाजी में तैयार करने की वजह से इसको संसद में पेश किया जाता है, और जिसकी वजह से इसकी अक्सर आलोचना भी होती है। इसीलिए इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे ना हो पाए, उसके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एक व्यापक दृष्टिकोण, ताकि इस व्यापक दृष्टिकोण की वजह से इसकी गतिशीलता बनी रहे, गतिशीलता बाधित नहीं हो। ठीक है, फिर वहीं में बात बोलना होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ये पूरी तरीके से मेंटेन किए रहे। उसके बाद यहाँ पे सदस्यों की अनुपस्थिति, माने ये इतनी बड़ी समस्या है लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्यों के लेके। देखिए इतना बड़ा पद किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पे हजारों लाखों लोगों का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चुने जाने के बाद होता क्या है कि पता चले कि भाई स्कूल ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं, संसद ही नहीं जा रहा है, जबकि संसद को एक मंदिर का दर्जा दिया गया है। अब 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोगों का अगर लोकसभा राज्यसभा का अगर कोई भी सदस्य अगर प्रतिनिधित्व करता है, तो ठीक अगर वो संसद में नहीं जा रहा है तो सोचिए कितनी बड़ी वो गलती कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समस्या बनी की बनी रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप लेते जा रहा है, गंभीर बीमारी का रूप लेते जा रहा है। यही शब्द आपको एग्जाम में लिख के आना है, ध्यान रखिएगा, गंभीर बीमारी का रूप लेते जा रहा है। अब ये इनका नहीं आने का कारण एक तो यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाता है, व्यक्तिगत कारण भी हो जाता है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे दलगत कारण भी हो जाता है, जैसे कि कभी कभी होता है ना किसी विधेयक को, ठीक है, मतलब उसको पारित करने के लिए लोकसभा से जो ध्वनि मत की जो, ठीक है, वोट की जो ज़रूरत होती है, तो उसमें कई बार पार्टियों के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है, ना हम जाएंगे ना वोट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, इनको अपनी जिम्मेदारी का जो भी इथिकल जो वैल्यू जिसे बोला जाता है उसके तहत इनको यहाँ पे कार्य करना चाहिए। अपने जो भी कर्तव्य है इनको, जो भी इनकी ड्यूटी है, ठीक है, अपने कर्तव्य के साथ इनको सामंजस्य बैठा के लेके चलना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे संवैधानिक प्रावधान, इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए पा रहे हैं अभी जहाँ पे लूप होल है जिससे संसद को फायदा हो रहा है, वहाँ पे लोग कभी भी सुधार की गुंजाइश लोग नहीं रखेगा। बड़ी समस्या है। तभी ना जब APJ अब्दुल कलाम थे, वे इसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे कि हमारे देश में संसदीय जो कार्यवाही है निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से कभी यहाँ पे हो नहीं पाती है। इतने देखिए यहाँ पे बिलियंस पीपुल का संसद प्रतिनिधित्व कर रहा है और ऐसे में लापरवाही बढ़ती जा रही है, समस्या होती ही होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, संवैधानिक प्रावधान में बोला जाता है यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में या फिर किसी भी सदन में अगर टोटल सदस्यों का अगर 1/10 सदस्य भी अगर उपस्थित हो, इसी को बोला जाता है कोरम, मतलब बोला जाता है ना कोरम पूरा करना। तो अगर इतने लोग उपस्थित हो तो कोरम पूरा किया जा सकता है, सदन की कार्यवाही चल सकती है। सोचिए अब ऐसे में यहाँ पे क्या होगा, तो सदन की जब कार्यवाही चल सकती है तो फिर तो इसमें तो बहुत समस्या आ जाएगी। यहाँ पे किसी विधेयक को पास कर दिया जाएगा और भी बहुत सारे इसके निगेटिव इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। और इसका
चर्चा भी मिल जाएगा आपको आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 में ये सारी बातें यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सुधार मतलब ठीक है, थोड़ा सा आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इनकी जो संख्या क्या किया जाए, हर हाल में बढ़ाई जाए। जो इनकी संख्या है मिनिमम संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि इनको समझ में आए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर ठीक है, या फिर जो भी पनिशमेंट वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी इनको लगाया जाए, विशेष अधिकारों में कमी करने का प्रयास किया जाए ताकि ये लोग अवेयर हो पाए। उसके बाद यहाँ पे है संसद का सचिवालय। देखिए संसद का सचिवालय, चाहे हम लोग बात कर ले लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, इन दोनों का जो ऑफिस होता है, जो भी कार्य होता है, सदन में तो जो भी बहस हो जाती है, डिसीजन यहाँ पे ले लिया जाता है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑफिस में होता है, जिसको बोला जाता है सेंटर सेक्रेटरीट, अर्थात यही है सचिवालय, यही है सचिवालय। अब यहाँ पे सचिवालय में देखिए जो भी कर्मचारी हैं, सचिवालय में जो भी कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की स्वतंत्रता, इसके अलावा इनकी जो निष्पक्षता है बहुत ज़रूरत, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता निष्पक्षता बहुत ही यहाँ पे आवश्यक है, बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ पे कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी ये कर्मचारी जो लोग हैं, ठीक है, कम से कम संख्या में हो, लेकिन इनमें उच्च गुणवत्ता के साथ साथ एक जो होता है ना कैपेसिटी वाला व्यक्ति, क्षमतावान यहाँ पे होना चाहिए। और यहीं पे ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का जो भी मंत्रालय है, यहाँ पे कोशिश यही करना चाहिए कि सचिवालय का बहुत अधिक यहाँ पे विस्तार ना हो सके, विस्तार नहीं हो सके। ये जो विस्तार है हमेशा ठीक है खतरनाक होता है, विस्तार हमेशा खतरनाक होता ही होता है। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, जैसे कोई भी मंत्रालय है, कोई भी मंत्रालय है, सबसे टॉप में तो यही काम करेगा। मंत्रालय के नीचे जो काम करता है सचिव, अब यही जो सचिव होता है, ठीक है, आईएएस बनने के बाद लगभग अच्छा खासा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो दिल्ली में बुला लिया जाएगा। असली मज़ा तो यही है सचिव बनने में ही है, ठीक है। डीएम हुआ तो फिर बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। सचिव समझ रहे हैं ना आप, देश का सीधे सीधे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सचिव ठीक है, जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, बहुत ठीक है, मतलब वेल आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस लोग। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो जो भी कर्मचारी हैं, सचिवालय वाला जो क्रियान्वयन जो है यहाँ पे होता रहता है, तो इसको यहाँ पे जितना सीमित हो सके करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस यहाँ पे बना चाहिए, ठीक है, कार्यकारी या फिर कह सकते हैं ठीक है कार्यकारी या फिर जो भी यहाँ पे नौकरशाही ठीक है, इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। सोचिए अब मंत्रालय में यहाँ पे कौन है, सोचिए विधायिका है और यहाँ पे कौन है, कहीं न कहीं यहाँ पे कार्यपालिका है। जब तक दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी कि नहीं आएगी। रियल रूप में देखिए मंत्रालय में जो भी मंत्री है, ये जो मंत्री है बोलते हैं ना आप लोग, 9वीं फेल 10वीं फेल अंगूठा छाप, उसको चला कौन रहा है, यही आईएएस। तो इसीलिए बोला जाता है रियल रूप में जो देश तो आईएएस ही कहीं ना कहीं यहाँ पे चला रहा है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे उसका स्पीच से लेके सारा चीज़ तैयार करने में बहुत बड़ा जो रोल प्ले करता है ये यही सचिव करता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ पढ़ के अगर कोई भी जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उससे कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद विशेष अधिकारों के संहिताकरण की प्रक्रिया को लेके, विशेष अधिकारों के संहिताकरण की प्रक्रिया को लेके यह बताया जा रहा है कि देखिए जो संसद है या फिर राज्य विधानसभा, संसद हो जाएगा या फिर जो विधान सभा जो हो जाएगा, इनके विशेष अधिकारों पे कटाक्ष करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। इनका जो कहा जा रहा है कि कुशल तरीके से या फिर अबाध संचलन के लिए जो भी यहाँ पे संसदीय विशेष अधिकार इनको दिया गया है, संसदीय विशेष अधिकार जो दिया गया है, इन संसदीय विशेष अधिकारों को सही तरीके से परिभाषित करने की बहुत अधिक ज़रूरत है, परिभाषित करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। इसका जो वर्णन आपको मिल जाएगा आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में। अगर हम लोग आर्टिकल 105(2) की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी सदन में कही गई बात है, सदन में कही गई बात है, उसको न्यायपालिका में मतलब न्यायालय में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जुडिशरी में किसी भी प्रकार की यहाँ पे ठीक है
चैलेंज यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, चैलेंज यहाँ पे दिया नहीं जा सकता है। तो समस्या है कि नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे संसदीय विशेष अधिकारों को ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, और यहाँ पे होता ही होता है। तो यहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है याचिका समिति को लेके। अब याचिका समितियों को देखेंगे तो सारे के सारे समितियों में से बहुत ही ओल्डेस्ट समिति माना जाता है, सबसे पुरानी समितियों में से एक है, सबसे पुरानी समितियों में से यह एक मानी जाती है। और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोनों ही समितियों में, ठीक है, मैंने दोनों ही सदनों में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक अस्थाई, ठीक है, सदस्य के रूप में, अस्थाई समिति के रूप में यहाँ पे मौजूद होती है। अब यही बोला जाता है कि इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है, इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। जानेंगे कैसे? तो मजबूत करने की इसे क्यों ज़रूरत है? तो देखिए यहाँ पे कोई भी संसद में अगर याचिका दायर की जाती है, संसद में अगर याचिका दायर की जाती है, याचिका मतलब समझ रहे हैं ना, याचिका का मतलब कि हो सकता है कि बाहर से यहाँ पे कुछ संसद में आया है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई समिति हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है कि भाई ये नियम में, ये नीति में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। तो वही होता है याचिका मतलब रिक्वेस्ट करना। अब इस याचिका को जो ये याचिका समिति है जांच करती है, इसकी जांच करती है, और ध्यान रखिएगा ये जांच करने के बाद यही समिति बता दी है कि यह विचारणीय योग्य है कि नहीं है। अगर लगेगा कि विचारणीय योग्य है तो इसमें फिर बहस चलेगा ही चलेगा। अगर यहीं पे इस समिति ने मना कर दिया कि विचारणीय क्या है, नहीं है, तो इसको यहीं पे यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और विचारणीय है, ध्यान रखिएगा, अगर ये विचारणीय है तो सदन में आगे की कार्यवाही, सदन में आगे की जो भी यहाँ पे कार्यवाही होगी उसको लेके सुझाव भी देगा ये याचिका समिति, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए लोकपाल जिस तरीके से आया हुआ है, ठीक है, तो लोकपाल के तहत ही आप लोकपाल जैसा ही है यहाँ पे याचिका जो समिति है, जो कहीं न कहीं यहाँ पे फिल्टर आउट करने का प्रयास कर रही है। तो अगर ये मजबूत हो जाएगा तो देखिए, अगर समझ रहे हैं ना, अगर जनरल लोगों से मुद्दा होगा, भारत के नागरिकों से या फिर बहुत बड़ी संख्या का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा होगा कोई भी याचिका, तो ये लोग यहाँ पे अप्रूवल दे सकता है। तो आगे चल के, ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन होने की भी संभावना बनी रहती है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है विपक्ष की भूमिका को मजबूत किए जाने का प्रयास। ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है और वर्तमान में तो ये समस्या किसी से छिपा नहीं है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष को कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि विपक्ष के प्रभाव को मजबूत करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए विपक्ष का प्रभावी होना बहुत ज़रूरी है। और भारत में भी वर्तमान में विपक्ष क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो कमज़ोर हो रहा है तो आप यहाँ पे सुधार दे सकते हैं कि भारत में हो ना हो यहाँ पे शैडो कैबिनेट लाना चाहिए, इसको बोला जाता है छाया मंत्रिमंडल लाना चाहिए। अब शैडो, ठीक है, कैबिनेट की जो अवधारणा है ब्रिटेन से ही यहाँ पे है, ठीक है, ब्रिटेन की राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली अवधारणा है, इसकी ध्यान रखिएगा, शैडो कैबिनेट की। अब इसमें होता क्या है, शैडो कैबिनेट में होता क्या है? तो देखिए जितना भी मंत्रिमंडल होता है 1 2 3, ठीक है, जितना भी, तो इस शैडो कैबिनेट में यहाँ पे विपक्ष का जो नेता होता है, इस विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि यह जिससे मन करे, जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिक को ये चुन सकता है। किस लिए? तो चुनने का इसका कारण यही होता है, जैसे कि जितना भी यहाँ पे, सपोज करिए जितना भी यहाँ पे मंत्रालय है, इस मंत्रालय के समकक्ष नाम ही है शैडो कैबिनेट। ऐसे यहाँ पे शैडो कैबिनेट यहाँ पे चुन सकता है। और ये जो शैडो कैबिनेट है, कोई भी मंत्रालय अगर यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो उसके कार्यों को एक क्या करेगा, चुनौती देगा। इसीलिए यहाँ पे एक शैडो कैबिनेट को ध्यान रखिएगा, एक वैकल्पिक सरकार के रूप में इस भी से जाना जाता है। एक वैकल्पिक
सरकार के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल निष्कर्ष की। तो देखिए, निष्कर्ष में आपको चेक एंड बैलेंस दिखाने की हमेशा मैं बोलता हूँ कोशिश करना है, लेकिन इसमें आपको ठीक है अभी भी संसद भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव वे में यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। अगर देखा जाए 7 दशक से, पिछला अगर 7 दशक से अगर देखा जाए, संसद का जो भी यहाँ पे कामकाज हो गया, ठीक है, या फिर जो भी उसकी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, तो भारत के नागरिक उस पर गर्व कर सकते हैं, पूरे विश्व के लोग भी गर्व कर सकते हैं। और कारण यही है कि संसद क्या है, गतिशील है। जैसे संविधान भारत का गतिशील है, भारत का संविधान गतिशील है, वैसे संसद भी पूरी तरीके से गतिशील है। और यहाँ पे इसके तहत जो भी संस्थाएं हैं देखेंगे वर्तमान में, ठीक है, इसी गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए समय समय पे अपने कार्य या फिर प्रक्रिया में ये सामंजस्य स्थापित करने का कोशिश करता है, और यही सामंजस्य जो है लोकतंत्र को एक बेहतरीन लोकतंत्र के रूप में स्टेबलाइज करने का कोशिश करता है। अब इसमें देखेंगे इस लोकतंत्र में, तो इसके तहत चाहे हम लोग आर्थिक सुधार की बात कर ले, उदारीकरण की बात कर ले, देखिए पा रहे ना 1990-91 का आर्थिक सुधार, या फिर उसी दौरान उदारीकरण हो गया, या फिर जो भी यहाँ पे संस्थाएं हैं किस तरीके से भी इसको अभेद रखने का प्रयास किया गया है। इन सारे चीज़ों के माध्यम से आपको कुल मिला के आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करना है, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे संसद है या फिर उसके जो भी यहाँ पे सदस्य हैं, ये आपस में सामंजस्य स्थापित करके बैठा के लोकतंत्र की गरिमा को, ठीक है, ये लोग पूरी तरीके से बनाया हुआ है। हालांकि लास्ट में थोड़ा बहुत आप सजेशन भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, खासकर जो, ठीक है, क्या बोलते हैं कि उसको, जब बहुमत की जब सरकार आती है तो कुछ हद तक देखेंगे तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने लगती है। तो यहाँ पे कोशिश करना है कि जो भी बहुमत की सरकार है वो भी इन सारी चीज़ों को देखे, जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, अध्यादेश जैसे जो भी, ठीक है, चीज़ें हैं कम से कम पारित करने की कोशिश करे, कोई भी विधेयक उस पर खुल के विपक्ष को भी बहस करने का मौका दे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली अपना फीडबैक आप लोग देते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।